नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन के कड़े परिश्रम के बाद इसको तैयार किया गया, क्योंकि सरदार पटेल के, महात्मा गांधी के सपनों का भारत तैयार किया जा सके, ताकि हर शहीद के सपनों का भारत तैयार किया जा सके। और इसीलिए बहुत सी विशेषताओं को इसमें समाहित किया गया। तो कौन कौन सी हैं ये विशेषताएं, यही जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे बेहद खास मेहमान, हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट संजय भारती जी से, जो कि LLB LLM है। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्योंकि आज जो हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है वो है संविधान की विशेषताएं। हमें एक चीज़ पता है कि हम पहले के ज़माने में चलते हैं, जहां संजय की नज़र से हमने महाभारत को देखा था, पर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम संजय की नज़र से कानून को देखने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को अनोखा बना देती है। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि भारत अपने आप में बहुत महान देश है, तो इस महान देश को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए हमें अच्छे संविधान की ज़रूरत थी। हमारे विधिवेत्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत करते हुए हमें इतना बढ़िया संविधान के रूप में हमारे सामने प्रावधान किए। भारत का संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सबसे बड़ा और विशाल संविधान है। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जो समय समय पर परिवर्तनों को देखते हुए कई बार इनमें हमने अमेंडमेंट भी किए हैं। जो आवश्यकता लगी, इसकी नम्यता इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जब हमें लगता है कि अब हमें हमारी जनता के लिए ये प्रावधान करने चाहिए, ये प्रोविजंस करनी चाहिए, तो हम इसके अंदर संसद के अंदर इसके अनुच्छेदों में अमेंडमेंट करके वो सारी सुविधाएं जो वो चाहिए, जिस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या भूत परिप्रेक्ष्य में जो भी चाहिए, हम सारे प्रोविजंस उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव को भी सबका अपना अपना काम करने का, सबको अपनी शक्तियों का पालन करने की, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। उस हिसाब से संविधान के रूप में एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमने जो विश्व के अंदर जितनी विशेषताएँ थी, जिस भी देश की जो विशेषता थी, हमने अपने इस संविधान के अंदर समाहित की। हमारे नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए हमने अधिकार लाए और कर्तव्य स्थापित किए। इस प्रकार से भारत का संविधान अन्य देशों, विशाल विश्व के सभी संविधानों से अपने आप में परिपूर्ण सारी शक्तियाँ समाहित करते हुए एक विशेषता रखता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास एक पावर है संशोधन करने की, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो पहले चलता आ रहा था, ज़रूरी नहीं है कि आज के समय में भी वही चीज़ प्रासंगिक हो। वक्त के सांचे में ढलना तो आसान है, लेकिन वक्त को अपने सांचे में ढालना मुश्किल है, और यही काम हम करते हैं। सर, एक और चीज़ आपसे ये जानेंगे कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यदि संविधान का दिल, जिगर, जान या प्राण कोई है तो वो है हमारी प्रस्तावना। क्या महत्व है इसका? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक परिपूर्ण संक्षिप्त, अपने आप में हम इसे मिनी संविधान भी कह सकते हैं जी। इस हिसाब से देखा जाए कि जो परिभाषा है संविधान की, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, मत, उपासना की स्वतंत्रता व व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखने के लिए इस संविधान को आज 26 जनवरी 1949 एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में सभी बातों को समाहित करते हुए पूरे संविधान की एक तरीके से समराइज करते हुए इसको बताया है। और प्रस्तावना में हमें, जैसा संशोधन की बात चली, तो हमें 42वें संविधान संशोधन से हमें लगा कि अब संविधान में इन बातों को भी जोड़ा जाना चाहिए। पहले केवल हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, लेकिन नहीं, 1976 में इसमें अमेंड किया हमने, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा, समाजवादी जोड़ा, जिससे समाज के सभी तबकों को उचित न्याय मिल सके, समानता मिल सके, सबको अवसर की, सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को अवसर की समानता मिल सके। इस प्रकार से जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समाहित करते हुए अपने आप में एक मिनी संविधान जिसे कहा जाए वो है। और ये मिनी संविधान तो है ही, मुझे लगता है ये एक हमारी
चालीसा भी है कि हाँ। जिस तरीके से हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो चाहे कानून से जुड़ा हुआ है या ना है, वो भारत का अगर नागरिक है तो उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक और चीज़ आपसे ये जानेंगे कि जब संविधान का जिक्र आता है तो मौलिक अधिकारों का यदि जिक्र ना हो तो बात पूरी नहीं होती है। अब क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिंदगी जी रहे हो तो उसी को ही कह दें कि हाँ आप अच्छा जीवन जी रहे हो, तब तक जब तक आप गरिमा के साथ नहीं जी रहे हो। और ये बात पूरी करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। क्या महत्व है इनका? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये केवल भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार इसमें हमारे संविधान में उन सभी को समाहित करते हुए दिए हैं। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में एक बार आपको मैं कानून की दृष्टि से समझाना चाहूँगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह राज्य को एक नकारात्मक शब्द से पाबंद करते हैं, यानी कि राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे व्यक्ति का, एक नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। जी, तो मतलब राज्य भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, इंसानों की तो, नॉर्मल नागरिकों की तो बात ही नहीं आती है। जी, सही है, सही है, बिल्कुल। और जैसा आर्टिकल 14 जिसमें समानता का दिया गया है, समानता हमें यहाँ पर कानून के समानता और कानून का समान संरक्षण, सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को कानून के सभी व्यक्ति समान हो, उसमें किसी भी प्रकार का जाति भेद, मूल वंश, किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर ना रहे, और कानून के संरक्षण में भी उन्हीं को इन्हीं आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 के अंदर सभी को समानता का दिया गया। फिर आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 में बताया गया वाक अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी संघ बना सकता है, समिति बना सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, और फिर उसी हिसाब से अपने पूरे भारत में अबाध रूप से विचरण कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई। और फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हमने केवल नागरिकों तक ही संबद्ध नहीं रखा, इसको हमने प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ तक उसको पहुँचाने, वहाँ तक उसको लेकर गए हैं। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान देता है। जी जी संजय जी, भारत देश के बारे में ये बोला जाता है कि गूंजे कहीं भी शंख कहीं भी अजान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है और गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं ये मंजर नहीं नसीब, दिखलाऊं जमाने को ये मेरा हिंदुस्तान है। क्यों ये कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और सब क्या खूबी से, प्यार से आपस में रहते हैं। और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का। क्या प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता का? भारतीय संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं के दिमाग में बिल्कुल ये बात थी, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न न केवल जातियां हैं, न केवल पंथ है, न केवल धर्म है, सभी धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं। सभी जैसे दिया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब में अलग अलग संस्कृति विराजमान होती है। तो उन सबके प्रावधानों को संरक्षित करते हुए, उनको संरक्षण देने के लिए उनके दिमाग में था कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। इसलिए अनुच्छेद 25 में इसके लिए प्रावधान किए गए कि सभी को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, और वह इसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, उनमें उसकी शिक्षाएं दी जा सकती है। अपने धर्म को मानना, स्वीकारना, प्रचार करना संविधान के इस अनुच्छेद में संरक्षित किया गया। इस हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 में संविधान निर्माताओं ने दिया है। तो वकील साहब, आप हमें इतनी सारी बातें बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ये अधिकार भी है, ये अधिकार भी है, ठीक है, हमने सुना और हमने माना कि हाँ हमारे पास ये सारे अधिकार हैं, लेकिन यदि इन अधिकारों के होने के बावजूद सरकार अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से ना निभाए तो भी बात नहीं बनेगी। इसीलिए हमारे संविधान में एक और प्रावधान जोड़ दिया गया कि हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व जोड़े गए कि नहीं भाई, केवल नागरिकों की ड्यूटी नहीं है, यहाँ राज्य का भी कर्तव्य है। तो आपसे ये जानेंगे कि ये राज्य के जो नीति निदेशक तत्वों का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है?
जो नीति निदेशक का तत्व है, हमने आयरलैंड से इसको लिया है जी। ये वहाँ से अडॉप्ट किया है। संविधान निर्माताओं के, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो मौलिक अधिकार है वह सरकार को या राज्य को इस बात के लिए रोकता है कि वह इनका हनन नहीं करे, और जो नीति निदेशक तत्व है वह राज्य को कहता है कि आपको इनके हिसाब से काम करना है, आपको इनके हिसाब से कानून बनाना है। जैसे सभी को समान वेतन प्राप्त हो, सभी को समान, जैसे अभी जो बहुत ही वर्तमान में जो विषय चल रहा है कि समान नागरिक संहिता, ये भी हमारे नीति निदेशक तत्वों में ही दिया गया है कि सभी जो समाज में रहने वाले हैं, जो भी हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, जो भी है, तो उनके लिए एक रूपता, कानून की एक रूपता हो, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, एक लोक कल्याणकारी राज्य की पूर्णता करने के लिए नीति निदेशक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। हम बाबा साहब ने भी नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना नीति निदेशक तत्वों के हमारा संविधान बिल्कुल अधूरा रह जाता है। तो यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, तो हमको ये ज़रूरी है कि नीति निदेशक तत्वों की अहमियत भी हम समझें। सर, एक कॉन्सेप्ट आता है निःशुल्क विधिक सहायता का, इसलिए आता है कि भारत देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, मेरी आर्थिक स्थिति अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है, लेकिन एक चीज़ जो हम सब में कॉमन होनी चाहिए वो ये कि जब न्याय के दरवाजे को हमें खटखटाना हो तो हम सब एक जैसे होने चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति उसमें हमारी बाधा नहीं बननी चाहिए, और इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट लाए गए। ये निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है, इसका क्या महत्व है? जो निःशुल्क विधिक सहायता, मैंने पहले जैसे बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा तभी पूर्ण होती है कि जब भी जो वंचित है उनको समाज में उचित प्रतिनिधित्व मिले। जैसे अनुच्छेद 39(ब) इसके लिए ये सुविधा प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए इस बात की जागरूकता उसको होगी कि वो अपना जो मामला है, जो अपना केस है, वह न्यायालय के समक्ष जाके लड़ सकता है। जो उसके पास, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसे हों, कि बहुत ज़्यादा पैसे हों तभी वो कर सकता है। नहीं, न्याय के लिए कोई पैसे, किसी भी प्रकार की, किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है। बस वह जाए और अपने इस अधिकार का जो दायित्व निरूपित करता है सरकार पे कि वह उसको उचित शुल्क में न्याय प्राप्त कराए, या फिर विधिक सहायता जो है लीगल एड के माध्यम से उसको सहायता प्राप्त कराए। ये आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही है कि वंचित लोग इसका बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं, निःशुल्क विधिक सहायता का। तो मतलब जो प्रोविज़न लाया गया उसका फ़ायदा भी जनता उठा रही है। बिल्कुल उठा रही है। ठीक है सर, जब हमारा ये संविधान बन रहा था, अभी हमने जिक्र किया कि इतना लंबा समय लगा, तो वो जो लंबा समय लगा उसके पीछे कारण थे कि भारत ने गुलामी की बेड़ियों को देखा था कि किस तरीके से वो जो समय था हमारे लिए बहुत भारी रहा था, और बहुत मुश्किलों से, बहुत जतनों के बाद हम कह सकते हैं कि आज़ादी हमें नसीब हुई थी। तो ये उसके बाद जब संविधान बना तो हमने ये चाहा कि जो भी सबसे अच्छा हम हमारे देश के नागरिकों को दे सकते हैं वो हम दें। इसके लिए हमने सिर्फ अपने देश की चीज़ों की ही स्टडी नहीं की, हमने बाहर के देशों को भी देखा और ये जाना कि कहाँ क्या अच्छी चीज़ है, हमने उसे उठाया और अपने संविधान में जोड़ा। क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें हमने बाहर के देशों से स्वीकार किया, अंगीकार किया? हमारे संविधान को हमें श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बनाना था। तो हमने जो वहाँ परिप्रेक्ष्य में जो देखा जाए, जो विदेशों के जो भी उपबंध थे, जो सर्वश्रेष्ठ उपबंध थे, वो हमको हमारे संविधान में लाने थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि जो उनकी शिक्षा थी, जो भी थी, वो परिप्रेक्ष्य उनके देखे हुए थे, हमारे यहाँ के शोषण उनका देखा हुआ था। तो इस हिसाब से उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया या उनके संविधान को अध्ययन किया, जो हमारे उनकी सारी जो अच्छाइयाँ थी इस संविधान में लाकर उन्होंने भरी, हमारे सामने उकेरी। उनमें जैसे मौलिक अधिकार जो अमेरिका से हमने लिए, फिर नीति निदेशक तो आयरलैंड से लिए, और हमें पता था कि लोकतंत्र है लेकिन इसमें भी कोई नेता ऐसा आ सकता है जो निरंकुश बन सकता है। तो उसके लिए उनको आपात बंद भी किए कि अगर ऐसा लगे कि जनता, जैसे कि बाहरी कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो जाए तो हमें उसको ले, तो आपात बंद हमने जर्मनी से लिए। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, जिससे संसदीय प्रणाली समझने में आज की परिप्रेक्ष्य में हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उन अच्छाइयों को हमने इन विदेशों से लाए। ब्रिटेन से हमें जब संसदीय प्रणाली लाई, आयरलैंड से निदेशक तो लाए। और ऐसा मतलब हमारे देश में हमने देखा भी है कि जो दत्तात्रेय जी थे उन्होंने 24 गुरु बनाए, छोटी छोटी चीज़ों को, चींटी को उन्होंने गुरु बनाया और भी बहुत चीज़ों को।
तो हमारी ये परंपरा रही है, हमारी ये संस्कृति रही है कि जहाँ से भी जो अच्छाई हम ग्रहण कर सकते हैं वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, राइट? ठीक है सर, शिक्षा के अधिकार का जिक्र ना हो, संविधान की बात हो, ऐसा होना नहीं चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब आगे आने वाले भारत की बात करते हैं तो शिक्षा की बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या कहते हैं शिक्षा के अधिकार? शिक्षा का अधिकार एकमात्र ऐसा विषय है जो हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। अधिकार के रूप में किसी भी जो 14 वर्ष तक का व्यक्ति है जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राप्त करने का उसको मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य में हमारा सबका दायित्व है किसी भी कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रह जाए। और यहाँ नीति निर्देशक तत्व में राज्य का भी दायित्व है कि वह निःशुल्क और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था वह बच्चों के लिए करेगी। जी, और जब हम भारत देश की बात करते ही हैं तो हम देखते हैं कि सभी लोगों के बारे में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। और यदि हम बात करें महिलाओं की और बच्चों की तो स्पेशल प्रोविजंस जोड़े गए हैं। महिलाओं को तो हमारे देश में शुरुआत से ही पूजनीय माना गया है। हमने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये चीज़ हमने सिर्फ कही भी नहीं है, हमने तो लिख भी दी है। तो क्या लिखा है? हमने लिखा है हमारे संविधान में जैसे समानता का प्रावधान बताया हमने आर्टिकल 14 में। अब सभी को समानता है, सभी तरीके की समानता है, लेकिन अब जैसे विशेष वर्ग के लिए हमने विशेष उपबंध करने थे। जैसे महिलाओं की स्थिति परिप्रेक्ष्य में उनके लिए विशेष उपबंध हमने किए आर्टिकल 15(1)(2) में। उनके लिए आगे हम गए, उनकी और उनके लिए शिक्षा के लिए अवसर के लिए जो भी हमें विशेष प्रावधान किए वो हमने उन अनुच्छेदों में किए हुए हैं। और ऐसे ही बालकों के लिए भी विशेष प्रावधान हमने इन्हीं अनुच्छेदों में हमने किया है उस हद तक, यानी कि समानता से लेकर के इनके लिए विशेष उपबंध, क्योंकि महिलाओं और बच्चों की स्थिति जन सामान्य से अलग होती है, इसलिए इनके लिए विशेष उपबंध मौलिक अधिकार में समाहित किए। जी जी जी। और सर मौलिक अधिकार हमें इतने सारे दिए गए हैं, हमने देखा, लेकिन तब तक इनका फ़ायदा नहीं है कि यदि चलिए ठीक है मेरे पास कोई अधिकार है, लेकिन यदि कोई उल्लंघन कर रहा है, अब मेरे पास उपचार ही यदि नहीं है तो मैं क्या करूँगी? लेकिन नहीं, हमारे पास व्यवस्था है और रिट जारी की जाती हैं। कौन कौन सी रिट जारी की जाती है, कौन से कोर्ट्स के द्वारा की जाती हैं, ये आपसे जानेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमें हमारे अधिकारों की तो नॉलेज है, लेकिन उनका हम कैसे एनफोर्स कराएंगे, हम कैसे उनको ले सकते हैं, इसके लिए रिट्स जारी की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंदर 5 रिटों का प्रोविजंस किया हुआ है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोई व्यक्ति को बिना वजह गिरफ्तार किया जाता है तो उसको तुरंत कोर्ट आदेश करता है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। या आप जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटों के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरी है परमादेश, यानी कि कोई जब लोग सेवक जो होता है वो अपना दायित्व सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है, किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को अगर उसको करवाना है तो इसके लिए वह कोर्ट के शरण में जा सकता है और परमादेश की रिट जारी करवा सकता है। फिर उसके बाद आती है अधिकार परीक्षा आती है, उत्प्रेषण आती है, प्रतिषेध आती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो अधीनस्थ न्यायालय अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनको ठीक से काम कराने के लिए जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा जो कोई व्यक्ति जिसमें उसको करने का दायित्व है अगर वह नहीं करता है तो उसके लिए उसको यूज की जाती है। हाँ, इससे थोड़ा सा हमारे संविधान में ये आर्टिकल 226 में यह उपबंध 32 से कुछ ज़्यादा दिए हैं, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालयों को उनसे ज़्यादा, यानी कि अन्य प्रोविजंस के लिए भी हम रिट जारी कर सकते हैं, यानी कि उससे एक्सटेंट है। तो इसलिए भारतीय नागरिक या भारतीय व्यक्ति कोई भी जाके न्यायालय के समक्ष जाके इन रिट्स के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की पालना करवा सकता है। जी संजय जी, आगे चलते हैं। हमने देखा कि संविधान बना, 26 जनवरी को लागू हो गया, चले ठीक है, लेकिन तब की बात अलग थी, आज की बात अलग है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो जोड़ी गई उस समय में वो तब के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, आज के हिसाब से हमें लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। अब ये जो संशोधन की पूरी प्रक्रिया चलती है, ये कैसे चलती है, किन किन चीज़ों में तो संशोधन हम कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते, आपसे जानेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जितना बड़ा संविधान है और इतनी बड़ी जनसंख्या, विश्व का विशालतम लोकतंत्र हमारे देश के को कहा जाता है, तो इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि कुछ और नए प्रोविजंस जोड़ने चाहिए या हटाने चाहिए। तो उसके लिए संशोधन के
प्रोविजंस इसमें संविधान में किए गए हैं। हाँ, एक इस बीच में एक बताऊंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का एक लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केरल राज्य के हिसाब से। उसमें बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो नहीं परिवर्तित किया जाएगा, उसके अलावा संशोधन संसद कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे हुआ कोई मौलिक अधिकार है तो उसको वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, न्यायालय की शक्तियों को वो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और इस बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा जो संसद उचित समझे वो उनके हिसाब से संशोधन ला सकती है। वो उसका संशोधन के करने के उनकी प्रक्रिया अलग है, 2/3 बहुमत के हिसाब से करती है, फिर राज्यों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से करती है। बस उनको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, वह परिवर्तित ना हो और उपयोगिता के हिसाब से संशोधन किए जा सकते हैं। जी जी, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, संशोधन तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से मनमाने तरीके से काम करें। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। एक और कॉन्सेप्ट आता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जिसके बारे में भी जनता को जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि जब कोई आज की तारीख में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया जी, तो आज जो कानून है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज उसने कोई अपराध किया तो हमने आज कोई नया नियम बनाया या नया कानून बना करके उसको उससे सजा करें, नहीं। कार्योत्तर विधि का मतलब यह है कि जब जिसने जो काम किया वह जो विधि विद्यमान है उसी हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। और इसमें ही आगे हम चलते हैं कि डबल जियोपार्डो भी है, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही बार एक किए गए काम के लिए सजा दी जा सकती है। फिर आत्म अभिशंसन का उसमें प्रावधान किया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया सकता अपने विरुद्ध किसी गवाही को देने के लिए। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 में ये व्यवस्था ही की गई। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिस टाइम पे कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, अगर उस समय वो चीज़ अपराध नहीं है तो बाद में आप उसे कानून बना करके अपराध घोषित नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमने देखा कि मौलिक अधिकार हैं, नीति निदेशक तत्व है, लेकिन इनसे भी बात नहीं बन रही है। अब यदि देश को आगे बढ़ना है तो भाई सरकार काम कर रही है, ठीक है, समझ में आता है, अधिकार नागरिकों को मिल गए, लेकिन तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हर नागरिक के ऊपर कुछ कर्तव्य अधिरोपित ना किए जाएं। क्योंकि जिस भारत का सपना हमारे शहीदों ने देखा वो तब पूरा होगा जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम ईमानदारी से पूरा करेगा। क्योंकि हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। हमारे शहीदों ने कहा था कि भाई सुर मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। तो वो देश तभी आगे बढ़ेगा। क्या मौलिक कर्तव्य हर नागरिक के हैं? मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक बहुत ही बड़े विधिवेत्ता ने कहा है कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। जी जी जी। इस मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करेगा तो वह दूसरे के अधिकारों का हनन करेगा। तो इसी हिसाब से हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन से हमने मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान किया, जिसमें राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, गीत, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, पर्यावरण को लेने, देश को विकास की गति पर ले जाए। ऐसे कल मिला करके 10 कर्तव्य हमारे उसमें बताए गए हैं। एक अमेंडमेंट के बाद मैंने जैसे भी बताया कि शिक्षा के अधिकार को कर्तव्य में भी उसमें जोड़ दिया गया। तो कर्तव्य अधिकारों के लिए जरूरी है, अधिकार चाहिए तो कर्तव्य निभाना जरूरी है। मतलब दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ठीक है संजय जी, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति संविधान का पालन करे, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना उसका कर्तव्य हो, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले तो जागरूक रहना चाहिए, हमारे संविधान को जानना चाहिए, समझना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। विधि का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं। अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है कि वो अधिकारों की ही बात नहीं करे, अपने कर्तव्यों की भी बात करे। और जब हमें हमारे अधिकारों की पालना करवानी है तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को भी पालित करें, देश को, हमारे आसपास सफाई रखें, देश के जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करें। हम एक अच्छा देश तभी बना पाएंगे कि हम अच्छे नागरिक जब बन जाएंगे तो हमारा देश स्वतः ही बहुत अच्छा देश बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कार्यक्रम में आपने शिरकत की, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत को, हमें भारत से फिर से
विश्व गुरु बनाना है तो सबको प्रयास करना होगा। ये जो संविधान में इतनी शानदार व्यवस्था की गई है उनका लाभ भी लेना पड़ेगा और साथ में जो कर्तव्य बताए गए हैं उनका भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये पालन सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं निज़ाम कुहन बदल डालूँ, लेकिन ये केवल मेरे बस की बात नहीं। उठो चलो मेरे देश के आम इंसानों, ये हम सब की बात है, कोई 2, 4 या 10 की बात नहीं। चलिए एक नया भारत बनाएंगे, नए कानूनों के साथ, नई चर्चा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।